Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 6 Fluid Dynamics Comprehensive Questions. Now before our discussion there are several special announcements. जो पहली announcement है वो ये है कि जो हमारे ई अकेडमी है वो ला रही है एक ट्यूटरिंग सेशन फॉर क्लास 1 to 10। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्लास 1 से 8 है उसमें हम तमाम सब्जेक्ट को कवर करेंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस एंड जो क्लास 9 से 10 तक के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम साइंस सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपने जो हमारी ऑनलाइन ट्यूटरिंग है उसको अवेल करना है तो आपकी जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत अफोर्डेबल है हर एक के लिए। नाउ जो नेक्स्ट सर्विसेज दी जा रही हैं बाय द अकेडमी, वर्ड क्राफ्टर्स के नाम से जो हमारी सब ब्रांच है वो कंटेंट राइटर सर्विसेज दे रही है। जो कंटेंट राइटर सर्विसेज है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक प्लेजरिज्म फ्री 100% ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंटेंट राइटिंग, सीवी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट्स राइटिंग, फीचर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेबोरेटरी मैनुअल, इक्विपमेंट्स मैनुअल, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ट्रेनिंग नुमाया सर्विसेज है हमारी। अगर आप कंटेंट राइटर सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं एट ए स्पेशल ऑफर ऑफ अप टू 10% डिस्काउंट तो आप जो है हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी, व्हाट इज विस्कस ड्रैग, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स लॉ। हमने बताना है कि विस्कस ड्रैग क्या है और स्टोक्स लॉ को हमने स्टेट भी करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। नाउ विस्कस ड्रैग. Viscous drag, also known as viscous resistance or simply drag, is a force that opposes the motion of an object through a viscous fluid. ऐसी फोर्स जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे जब वो विस्कस फ्लूइड से पास हो रहा हो, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग या सिंपली ड्रैग फोर्स, सच एज अ लिक्विड और गैस. It occurs due to the frictional forces between the fluid and the surface of the object moving through it. अब ये किस वजह से होगा, जब हमारा कॉन्टेक्ट आएगा बिटवीन द फ्लूइड और जो ऑब्जेक्ट हमारे फ्लूइड में से पास करें उनमें जो हमारा कांटेक्ट क्रिएट होगा, कांटेक्ट आएगा तो तब हमारे पास जो है वो ड्रैग फोर्स अकर होगी. नाउ स्टोक्स लॉ. Stokes' law is a mathematical formula that describes the viscous drag force experienced by a small spherical object moving through a viscous fluid at a low Reynolds number. स्टोक्स लॉ क्या है जी? मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है कि किस तरह से जो है वो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है बाय अ स्मॉल spherical object जो कि viscous fluid से पास आउट हो रहा है at a low Reynolds number. The Reynolds number is a dimensionless quantity that characterizes the relative importance of inertial forces due to the object's motion and viscous force due to the fluid's viscosity. Reynolds number क्या है? Dimensionless quantity है जो कि characterize करती है relative importance of inertial forces जो कि inertial forces किस वजह से होती हैं? Due to the object's motion and विस्कस फोर्सेस किस वजह से होती है? ड्यू टू फ्लूइड विस्कोसिटी. उनमें जो है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो हमें नजर आती है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. अब जब हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर स्मॉल होगा, टिपिकली लेस देन अबाउट 0.1, तो हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार कंसीडर होगा. मींस कि हमारी जो है वो फ्लो की जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बिल्कुल स्मूथ होंगी और जो पाथ फॉलोड है वो भी सेम होगा. लेकिन जब हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट. उसमें हमारे पास क्या आता है? टर्बुलेंसेस आती हैं और हमारा जो है वो पाथ फॉलोड वो भी सेम नहीं रहता. और लैमिनार फ्लो के लिए जो है हमारे स्टोक्स लॉ वो इजीली एप्लीकेबल होता है. नाउ स्टोक्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज.
F is equal to 6 by eta r v. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द स्टेटिंग ऑफ स्टोक्स लॉ। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास F है वो है विस्कस ड्रैग फोर्स या सिंपल ड्रैग फोर्स हम कह सकते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ न्यूटन्स। नाउ ईटा जो है हमारे पास वो क्या है जी, डायनामिक विस्कोसिटी है फ्लूइड की, जिसके यूनिट है पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को हमने लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और रेडियस आपको पता है उसके यूनिट क्या है, मीटर्स। v is the velocity of the object relative to the fluid in meter per second. Explanation: the formula shows that the viscous drag force is directly proportional to the radius of the spherical object. जो फॉर्मूला था उसमें हम ये देख रहे थे कि जो f और रेडियस का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का भी विस्कस ड्रैग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और डायनामिक विस्कोसिटी का भी विस्कस ड्रैग फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। This equation implies that larger objects experience greater viscous drag forces, faster moving objects experience greater viscous drag forces, and objects moving through more viscous fluid experience greater viscous drag forces. इस इक्वेशन से जो हमारे पास कंक्लूजन आई वो क्या है कि जितना हमारे पास रेडियस ज्यादा होगा, मीन्स कि जितना ऑब्जेक्ट हमारे पास लार्जर होगा उतनी वो विस्कस ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी वो विस्कस ड्रैग फोर्स ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, और जितना जो है वो विस्कस फ्लूइड से हमारा ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा उतनी ही वो विस्कस ड्रैग फोर्स को ऑब्जर्व करेगा। The 6 pi term is a constant factor that arises from mathematical derivations of Stokes law, और जो 6 pi term है वो constant term है, ये derive होती है by the derivations of the Stokes law. Now question number 2. What is terminal velocity? Derive mathematical relation for the terminal velocity using Stokes law. हमने बताना है terminal velocity क्या, और हमने mathematical relation बताना है for terminal velocity using Stokes law. Now terminal velocity. Terminal velocity is the constant maximum velocity that a falling object reaches when the force of gravity pulling it downward is balanced by the upward force of air resistance acting on that object. टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है, ऑब्जर्व करता है, जब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है वो बिकम इक्वल हो जाए अपवर्ड नॉर्मल फोर्स के, जो कि एयर रेजिस्टेंस है एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मींस कि जब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, तो वो जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमारा फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। एट टर्मिनल वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। जो नेट फोर्स होगी टर्मिनल वेलोसिटी पे जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होंगी फोर्सेस, वो क्या होंगी, जीरो होंगी, रिजल्टिंग इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस स्टेट पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, where the object no longer accelerate and falls at constant speed। जो हमारी एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। Mathematical relation for terminal velocity. To derive the mathematical relation for terminal velocity using Stokes' law, we'll consider a small spherical object such as particle falling through a viscous fluid, e.g. air or a liquid. हमने क्या किया, कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, एयर और लिक्विड। The key forces involved are gravity, force of gravity pulling the object downward and viscous drag opposing its motion। हमारे पास जो फोर्सेज होंगी वो कौन होंगी, नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल कर रही होंगी, और दूसरी होगी विस्कस ड्रैग जो कि उसके मोशन को अपोज कर रही होंगी जब वो हमारे विस्कस फ्लूइड से पास कर रहा होगा। When these forces are in equilibrium, the object reaches terminal velocity। जब विस्कस ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो तब हमारे पास क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी। Now mathematical relation for terminal velocity. Gravity force is equivalent to F of gravity is equivalent to mg, where F of gravity is gravitational force, m is the mass of object, g is the gravitational due to gravity. Now viscous drag force, according to the Stokes law, F of drag is equivalent to 6 by eta rv, where F of drag is the viscous drag force, eta is the dynamic viscosity, r is the radius of spherical object, v is the velocity.
Now at terminal velocity the object is not accelerating, so the net force acting on it is zero. Terminal velocity में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो कि होता है F इज इक्वल टू ma, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी. Now f of net is equal to f of gravity minus f of drag is equal to zero. Substituting the expression for f of gravity and f of drag, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एफ ऑफ ग्रेविटी और एफ ऑफ ड्रैग वाले एक्सप्रेशन थे उनको पुट करना है एफ ऑफ नेट वाले इक्वेशन में. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ ग्रेविटी एंड एफ ऑफ ड्रैग एम जी माइनस 6 बाई ईटा आर वी इज इक्वल टू जीरो. नाउ अब हमने इसको सॉल्व करना है फॉर टर्मिनल वेलोसिटी विच इज द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम. तो जब हम इसको वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू एम जी. वी को हमने लिख दिया टर्मिनल वेलोसिटी. नाउ अब यहाँ पे 6 बाई ईटा आर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब उसकी साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई 6 बाई ईटा आर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Derive mathematically the equation of continuity and relate it to the time rate of volume flow. हमने क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसको मैथमेटिकली डराइव करना है और उसको रिलेट करना है रेट ऑफ फ्लो के साथ या वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ. हाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमने बताना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो किस तरह बेस कर रही है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. The equation of continuity is fundamental principle in fluid dynamics that relate the velocity and cross-sectional area of fluid to the conservation of mass. जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, जिसमें जो हम रिलेट करते हैं वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड फ्लो टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. It is based on the principle of conservation of mass, which states that the total mass of a closed system remains constant over time unless there is a mass input or output. कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या मुराद है कि जो हमारा टोटल मास है सिस्टम का, क्लोज सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा जब तक हम कोई मास इनपुट ना दे दें या कोई मास वहां से आउटपुट में ना ले लें. डेरिवेशन. लेट्स ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड रिलेट टू द टाइम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो. Consider an idealized fluid flowing through a pipe or a tube of varying cross-sectional area. हमने consider कर लिया कि idealized कोई fluid है जो कि pass कर रहा है through the cross-sectional area of tube or a pipe. According to the conservation of mass, the mass of fluid entering one end of the pipe should be equal to the mass of fluid leaving the other end. अब अगर हमारे पास conservation of mass का जो law है वो obey करता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो mass enter हो रहा है उतना ही mass जो है वो leave हो रहा है. This can be expressed mathematically as mass in is equal to mass out. The mass of fluid can be expressed as a product of its density and volume. Density क्या होता है जी, mass per unit volume. तो mass को हमने लिख दिया जी density into volume. Rho 1 A1 delta x1 is equal to rho 2 A2 delta x2. अब एरिया और लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा. तो वॉल्यूम को हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया और लेंथ रख दिया. तो A1 जो है वो हमारे पास है बिफोर एंटरिंग द पाइप, और जो A2 है वो है एरिया क्रॉस सेक्शनल आफ्टर लिविंग द पाइप या एट द एग्जिट ऑफ पाइप. जो वन सबस्क्रिप्ट है वो हमें बिफोर एंटरिंग और टू जो है वो बिफोर एग्जिट या आफ्टर एग्जिट. नाउ here is the relation to the time rate of volume flow. The volume flow rate is defined as the volume of fluid passing through a given point per unit time. Volume flow rate क्या होता है कि पर यूनिट टाइम के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना जो है हमारे पास फ्लो हो रहा है. मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस एज Q इज इक्वल टू AV. Q क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और V है वेलोसिटी. Now the time rate of volume flow rate at the first end A1 is Q1 is equal to A1 V1, and at the second end A2 it is Q2 is equal to A2 V2. Now let's relate this to the equation of continuity. जो हमारे पास equation of continuity हमने previous slide में लिखी थी, rho 1 A1 delta x1 is equal to rho 2 A2 delta x2. डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स टू ऑब्टेन. हम बोथ साइड को डेल्टा एक्स ऑब्टेन कर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो 1 A1 इज इक्वल टू रो 2 A2. नाउ वी कैन रीराइट दिस इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम फ्लो रेट्स. रो 1 Q1 इज इक्वल टू रो 2 Q2. ठीक है.
This is the equation of continuity which states that the product of the density and the volume flow rate at any point in a steady flow of an incompressible fluid is constant. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, डेंसिटी के साथ एट एनी पॉइंट इन ए स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि द मैस फ्लो रेट और रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन अ स्टेडी फ्लो। जो हमारा मैस फ्लो रेट होगा किसी भी पॉइंट के अंदर फॉर अ स्टेडी फ्लो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Now, question number 4. Derive mathematical expression for Bernoulli's equation. How Bernoulli's equation is based on conservation of energy. हमने Bernoulli's equation को जो है वो define करना है। Bernoulli's equation is a fundamental principle in fluid dynamics that describe the relationship between pressure, velocity and elevation in a fluid flow. Bernoulli's equation क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जो कि हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, प्रेशर, वेलोसिटी एंड एलिवेशन इन द फ्लूइड फ्लो। यानी कि प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट के दरमियान हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो आता है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इसकी बेसिस है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, specifically the conservation of mechanical energy in a fluid as it moves along a streamline. Now derivation. Consider a fluid flow particle moving through a streamline in a steady flow. हमने fluid particle को consider किया जो कि streamline move कर रहा है in a steady flow. The mechanical energy of fluid particle consists of three components. जो mechanical energy होगी वो three components के ऊपर consist होगी। एक है kinetic energy due to its motion, then potential energy due to the elevation in the gravitational field, and जो next होगी वो है pressure energy due to the pressure in the fluid. Now the total mechanical energy of the fluid particle is the sum of these three components. जो total energy आएगी वो किस किस के इक्वल होगी, उन तीनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 0.5 mv square या 1/2 mv square, where m is the mass of the fluid particle, v is its velocity, और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होगा, mgh। m क्या है, मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अबव रेफरेंस लेवल। और जो प्रेशर एनर्जी होगी वो P मल्टीप्लाई बाय V। P क्या है, प्रेशर, और V है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। Now let's apply the principle of conservation of energy to the fluid particle as it moves along the streamline. Initial energy is equivalent to final energy. Initial state क्या होगी, at a point in the streamline where the fluid has velocity v1, height h1 and pressure p1. Initial state क्या होगी, वो पॉइंट होगा जहां पे हमारे पास जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी v1 हो, हाइट h1 हो और प्रेशर p1 हो। फाइनल स्टेट क्या होगी, at another point in a streamline where the fluid velocity has v2, h2, height h2 and pressure p2. हमारे जो फाइनल स्टेट होगी वो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी v2 होगी, प्रेशर p2 होगा और हाइट h2 होगी। Now, so we have 0.5 multiplied by m multiplied by v1 square plus mgh1 plus p1 v1 is equal to 0.5 multiplied by m into v2 square plus m multiplied by g multiplied by h2 plus p2 multiplied by v। ये इनिशियल स्टेट एंड इक्वेशन के जो दूसरी साइड है या राइट हैंड साइड है वो क्या है, फाइनल स्टेट। Since the mass and the volume of fluid particle remain constant, we can simplify the equation to। अब हमारे पास mass और volume constant है तो हम equation को simplify कर लेंगे। 0.5 multiplied by v1 square plus g multiplied by h1 plus p1 is equal to 0.5 multiplied by v2 square plus g multiplied by h2 plus p2। हम वॉल्यूम और mass दोनों साइड्स पे क्या थे, इक्वल थे, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। Now let's rearrange the terms to get Bernoulli's equation in commonly used form. अब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं और बर्नौलीज इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे। 0.5 multiplied by v1 square plus p1 plus g multiplied by h1 is equal to 0.5 multiplied by v2 square plus p2 plus gh2. It is based on the conservation of mechanical energy, stating that the total mechanical energy per unit mass of the fluid particle remains constant along a streamline as long as there are no external forces or friction acting on the fluid particle. अब ये हमारे पास बेस करता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें वो स्टेट क्या करेगा कि जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल वो कांस्टेंट रहेगी, कब तक,
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, लाइक फ्रिक्शन। Now question number 5. Using Bernoulli's equation, what is the speed of efflux from a leak at the bottom of the large storage tank? हमने Bernoulli's equation को यूज करना है और हमने बताना है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होगी फ्रॉम द लीक एट द बॉटम ऑफ द लार्ज स्टोरेज टैंक. Speed of efflux. To find the speed of efflux from a leak at the bottom of the large storage tank using Bernoulli's equation, we can apply the principle of conservation of energy to fluid particle as it exits the tank through the leak. हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. कब लगाएंगे, जब फ्लूइड पार्टिकल हमारा जो है वो एग्जिट पॉइंट के ऊपर हो ऑफ अ टैंक थ्रू द लीक. Bernoulli's equation relate the kinetic energy, pressure energy and potential energy of the fluid at 2 points along a streamline. At the bottom of the tank, the fluid particle has the following characteristics. Kinetic energy क्या होगी, since the fluid is leaving the tank, its velocity at the leak is what we want to find. So let's call it V. Potential energy, the fluid particle is already at the bottom of the tank, so there is no change in elevation. अब हमारे पास क्या है, जब फ्लूइड पार्टिकल लीक पॉइंट के ऊपर होगा तो हमारे पास हाइट क्या होगी, जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. Now pressure energy, the pressure at the leak is atmospheric pressure which we can denote it as PATM. जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होगी उसको हमने लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल. Now let's apply Bernoulli's equation to find the particle as it exits the tank and compare it to the point inside the tank where the fluid is stationary. अब हम क्या करेंगे, Bernoulli's equation अप्लाई करेंगे ताकि हम फ्लूइड पार्टिकल के जो एग्जिट ऑफ द टैंक है वहां पे हम कंपेयर करें किसके साथ, पॉइंट इनसाइड द टैंक जहां पे हमारे पास फ्लूइड जो है वो स्टेशनरी है. Bernoulli's equation at the leak point 1, 0.5 multiplied by v square plus p atm plus rho gs is equivalent to constant. Inside the tank जो कि point 2 है, 0.5 multiplied by 0 square plus pressure of tank plus rho g h tank is equivalent to constant. ये equation 1 और 2 हमने दोनों जो है वो write down कर ली. Where PATM is the atmospheric pressure outside the tank, P of tank is the pressure inside the tank, rho is the density of fluid, G is the acceleration due to gravity, H is the height of the fluid inside the tank. H of tank is the height of the fluid level in the tank above the leak. मतलब लीक पॉइंट से कितना हमारा फ्लूइड जो है वो ऊपर है इनसाइड द टैंक, वो होगी H of tank. Since the fluid inside the tank is stationary, its velocity is zero. अब हमारे पास जो टैंक के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वो स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स बिकम्स जीरो. Also, we can assume that the height inside the tank is much larger than the height difference between the leak and the surface of the fluid in the tank. हम ये assume कर लेते हैं कि जो height है water की inside the tank वो ज़्यादा है as compared जो हमारे पास height difference है between the leak point and the surface of the fluid in the tank. Therefore, the potential energy term rho g h of tank inside the tank can be neglected. Now comparing equations 1 and 2 and neglecting the negligible terms, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.5 v square plus atmospheric pressure is equal to pressure of tank. Solving for velocity, 0.5 multiplied by v square is equal to pressure of the tank minus PATM. अब 0.5 जो है वो v square के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसकी साइड चेंज होगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ द टैंक माइनस PATM डिवाइडेड बाय रो. नाउ अब यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ द टैंक माइनस PATM डिवाइडेड बाय रो. The speed of efflux from the leak at the bottom of the large storage tank is given by the equation. Now question number 6. Using Bernoulli's equation, how we can determine the speed of fluid in pipe. The speed of fluid in a pipe can be determined by using Bernoulli's equation, which relates the pressure, velocity and elevation of fluid along a streamline. To find the speed of fluid in the pipe, you will need information about the pressure difference between 2 points in the pipe as well as the density of the fluid. हमें क्या क्या चाहिए, जो pressure difference है between the 2 points in the pipe वो चाहिए, और density क्या है fluid की वो चाहिए. Bernoulli's equation is usually expressed as P1 plus 0.5 multiplied by rho V1 square
plus P multiplied by G multiplied by H1 is equal to P2 plus 0.5 multiplied by rho multiplied by V2 square plus rho G H2, where P1 and P2 are the pressure at the points 1 and 2 along the streamline, और जो rho है वो है density of fluid, V1 and V2 are the velocities of the fluids at point 1 and 2. G is the gravitational acceleration, ये acceleration due to gravity. H1 and H2 are the elevations of fluid points at points 1 and 2 relative to some reference level. Now, to find the speed of the fluid in the pipe, you need to rearrange Bernoulli's equation and solve for V1 or V2 depending on which point you have information about. हम Bernoulli's equation को rearrange करेंगे और उसको जो V1 और V2 के लिए solve करेंगे. ये डिपेंड करेगा कि हम किस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्टेड हैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. If you have information about both points, choose a reference level for elevations H1 and H2. Plug in the known values for P1, P2, rho and the elevations. Solve for either V1 or V2 depending on which velocity you want to find. If you have information about one point, for example, हमारे पास point 1 के लिए information है P1, V1, H1 और हमने calculate करना है V1. Plug in the known values for P1, rho and H1 into Bernoulli's equation. Solve for V1. Keep in mind that the Bernoulli's equation assumes that the fluid is incompressible, non-viscous and flow follows streamline. जो Bernoulli's equation है वो assume करता है कि जो हमारे पास flow है वो streamline है, incompressible है, non-viscous है. Now question number 7. What is aerofoil? Explain aerofoil lift on the wing of an airplane. हमने बताना है कि aerofoil क्या है और हमने बताना है कि aerofoil की lift कैसे होगी on the wing of an aeroplane. Aerofoil. An aerofoil, also spelled aerofoil in some regions, is stream shape with curved upper surface and a flatter or more rounded lower surface. एयरफॉइल को कहीं जगह पर एरोफॉइल भी कहा जाता है. ये स्ट्रीमलाइन शेप होती है जिसका अपर सरफेस जो है वो कर्व होता है और नीचे वाला जो लोअर सरफेस है या तो वो फ्लैट होगा या मोर राउंडेड होगा. डिजाइन टू जनरेट लिफ्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड सच एज एयर. जो एरोफॉइल है वो इसलिए यूज की जाती है ताकि हमारे जो एयरप्लेन है उसको लिफ्ट मिल सके जब वो एयर में से पास आउट हो. Aerofoil are fundamental component of wings on aircraft and they play a crucial role in providing the necessary lift for an airplane to stay aloft. Aerofoil जो important component है किसी भी aircraft के wings के लिए और ये important role play करते हैं for getting an airplane कि वो ज़्यादा देर तक जो है वो हवा में stay करे. Aerofoil lift on the wing of an aeroplane. The lift generated by an aerofoil like the wing of an airplane can be explained by Bernoulli's principle and Newton's third law of motion. हम Bernoulli's principle और Newton's third law of motion को use करेंगे to explain the lift generated by an aerofoil. Bernoulli's principle: as air flows over the curved upper surface of an aerofoil, it accelerates and moves faster than the air flowing beneath the aerofoil lower surface. जो air flow कर रही है over the curved upper surface of an aerofoil उससे क्या होगा एक्सेलरेशन होगी और वो ज्यादा फास्टर जाएगी देन जो हमारे पास एयर है जो कि लोअर सरफेस से पास आउट हो रही है. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल फास्टर मूविंग एयर हैज लोअर प्रेशर. जितने हमारे पास स्पीड ज्यादा होगी उतना प्रेशर क्या होगा कम होगा. while slower moving air has high pressure और जितनी हमारे पास स्पीड कम होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा. therefore there is a lower pressure on the top surface of the airfoil compared to the bottom surface. तो हमारे पास ऊपर वाले सरफेस के ऊपर क्या है प्रेशर ज्यादा है as compared to the lower surface. Now Newton's third law. This law states that for every action there is equal and opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन प्रेजेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है. In the case of an airfoil, the higher pressure below the wing surface exerts an upward force which we perceive as a lift. जो high pressure below the wing surface है वो क्या करेगा upward force लगाएगा जिसकी वजह से हमारे पास एयरप्लेन की लिफ्ट होगी. This upward force is equal and opposite to the downward force exerted by the gravity on the aircraft. और जो upward force है ये equal होगी gravitational force जो कि aircraft के ऊपर downward direction में act हो रही है.
When these forces balance, the aircraft remains in level flight. और जब ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारे पास लिफ्ट फोर्स जो एयरफॉइल से जनरेट हो रही है, दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हमारा एयरप्लेन जो है वो सेम लेवल ऑफ हाइट के ऊपर फ्लाई करेगा. The difference in air pressure between the top and bottom surface of the airfoil creates a net upward force which is the lift force. जो हमारे पास डिफरेंस है एयर प्रेशर में बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस, वो क्या करेगा, नेट अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगी. द एयरफॉइल शेप एंड द एंगल ऑफ अटैक आर क्रिटिकल इन डिटरमिनिंग द लिफ्ट जनरेटेड. जो एयरफॉइल की शेप है और जिस एंगल ऑफ अटैक से हमारे जो है वो लिफ्ट क्रिएट हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है in determining the lift generated. By adjusting the angle of attack or airfoil shape, pilots can control the amount of lift produced, which allows them to control aircraft altitude, climb, descent or turn. और by adjusting angle of attack या एयरफॉइल की शेप, ये दोनों चीजें को कंट्रोल करके पायलट जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जहाज है वो अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन करता है, क्लाइंब को मेंटेन करता है, जब उसने डिसेंड करना है वो डिसेंड करेगा, और जब उसने टर्न करना है तो तब वो टर्न करेगा, अगर पायलट जो है वो हमारा सफिशिएंटली एंगल ऑफ अटैक और एयरफॉइल की शेप को मेंटेन कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यूज बर्नौलीज इक्वेशन टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंजन कार्बोरेटर एंड परफ्यूम बॉटल स्प्रे. हमने बर्नौलीज इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है और हमने इंजन कार्बोरेटर की वर्किंग बतानी है और परफ्यूम बॉटल स्प्रे की वर्किंग बतानी है. Engine carburetor. In an internal combustion engine, a carburetor is used to mix air and fuel before it enters the engine combustion chamber. जो IC इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इसमें जो कार्बोरेटर है वो यूज किया जाता है. कार्बोरेटर इसलिए यूज किया जाता है कि जो हमारा एयर है और फ्यूल है उनके जो रिक्वायर्ड रेशियो है उनको मिक्स किया जाए बिफोर के वो कंबशन चैम्बर में एंटर हो. द गोल इज टू प्रोवाइड द इंजन विद द करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर एफिशिएंट कंबशन. जो कार्बोरेटर का गोल होता है वो ये होता है कि जो इंजन के कंबशन चैम्बर है उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जाए, ताकि जो हमारे पास कंबशन है वो एफिशिएंट हो. Inside the carburetor, there is a narrow constriction called the venturi. As air flows through this constriction, it accelerates, and according to Bernoulli's principle, the velocity of fluid increases while the pressure decreases. और कार्बोरेटर के इन साइड वाली साइड पे हमारे पास क्या है, नैरो कंस्ट्रक्शन जिसको वेंचुरी कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, और जब हमारे एयर जो है वो वेंचुरी से पास आउट होती है तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. और बर्नौलीज के अकॉर्डिंग जहां पे हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. The lower pressure in the venturi region creates a pressure difference between the venturi and the fuel jet connected to the carburetor. जब हमारे पास वेंचुरी में प्रेशर लोअर है और जो हमारे पास फ्यूल जेट है जो कि कार्बोरेटर से कनेक्ट किया जाता है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हमारा फ्लो होगा. ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस फ्यूल इज ड्रॉन फ्रॉम द फ्यूल जेट इनटू द एयर स्ट्रीम. और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्यूल है वो ड्रॉन होगा फ्रॉम द फ्यूल जेट इनटू द एयर स्ट्रीम. द फास्टर मूविंग एयर इन द वेंचुरी रीजन रिड्यूसेस द प्रेशर इन दैट एरिया. जहां पे हमारे पास स्पीड ज्यादा है वेंचुरी रीजन में, वहां पे जब हमारा फ्लो होगा तो अब उस एरिया में हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कम होगा, which in turn causes fuel to be drawn into the air stream. और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो फ्यूल है वो हमारा एयर स्ट्रीम में आएगा. The air fuel mixture that continues into the engine cylinder where it is ignited for combustion. अब एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करेगा, वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जाएगा जहां पे वहां उसको इग्निशन मिलेगी फॉर combustion. Now Bernoulli's principle is used in the carburetor to create a pressure difference that allows fuel to mix with air, forming the right air fuel mixture for the engine combustion process. अब बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है इन द कार्बोरेटर कि हमारे पास जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, जिसकी वजह से हमारे पास करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे जो है वो कंबशन चैम्बर में जाए और हमारी जो कंबशन है वो एफिशिएंट हो. नाउ परफ्यूम बॉटल स्प्रे. A perfume bottle spray works on the principle of using a small nozzle to accelerate air over a liquid to create a fine mist of teeny droplets. जो परफ्यूम बॉटल स्प्रे है वो वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल कि हम क्या करें, स्मॉल नोजल को यूज करें ताकि हम एयर को एक्सेलरेट करवा सके ओवर द लिक्विड और उससे हमारे पास क्या है, फाइन मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाए.
Inside the nozzle of a few perfume bottle spray, there is a constriction that causes the air to speed up as it flows through. जो हमारे पास नोजल की इनसाइड वाली साइड है ऑफ परफ्यूम बॉटल स्प्रे, वहां पे क्या होती है हमारे पास कंस्ट्रिक्शन या उसको हम वेंट्री भी कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है एयर जो है वो स्पीड ज्यादा हो जाती है as it passes through the nozzle. According to the Bernoulli's principle, as the air velocity increases, the pressure decreases. और जब हमारे पास एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा. At the tip of the nozzle, where the air exits into the surrounding environment, the pressure is lower than the pressure inside the bottle. और जो हमारी नोजल की टिप होती है वहां पे क्या है, जहां से हमने एयर को सराउंडिंग के ऊपर एग्जिस्ट करवाना है, वहां पे हमारे पास क्या होगा, the bottle. Their pressure difference causes the perfume liquid inside the bottle to be drawn up into the nozzle. और pressure difference की वजह से क्या होता है, जो हमारा परफ्यूम है वो upward motion create करता है और वो nozzle के exit point से exit हो जाता है. When the perfume liquid reaches the region of lower pressure at the nozzle exit, it is atomized into teeny droplets, creating a fine spray that can be applied evenly. और जब वो nozzle के exit point के ऊपर हमारा perfume पहुंच जाता है, वहां पे हमारे पास क्या है, वो atomized हो जाता है in the forms of teeny droplets, और उससे हमारे पास क्या है, जो हमारा perfume है वो evenly applied हो जाता है in form of fine spray. Bernoulli's principle is used to create a pressure difference that draws the perfume liquid into the airflow, causing it to atomize into a fine mist. जो Bernoulli's principle है वो यूज किया जाता है ताकि हमारे पास pressure difference create हो, जिसकी वजह से हमारा परफ्यूम जो है वो upward motion करे और फिर वो at the exit point of nozzle atomize हो जाए और हमारे पास जो है वो fine mist of teeny droplets form हो जाए. Now that's all about the comprehensive questions of chapter number 7. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos loaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.